मतलब मेडिकल ये था कि उस टाइम पे यही ऑप्शन था ना कि डॉक्टर या इंजीनियर, कुछ ऑप्शन तो यही था, राइट? डॉक्टर, इंजीनियर। मतलब लोग सोचते थे यार डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आपकी कल्चरल आइडेंटिटी, एजुकेशनल आइडेंटिटी, उन सब के बाद आपकी चॉइसेस चेंज होते रहते हैं। पेरेंट्स ने या आपके दिमाग में आर्मी अभी तक कभी भी नहीं है? एंड द आउटरीच ऑफ दैट कॉलेज वो बहुत ज़्यादा था, कम्युनिटी आउटरीच, सोशल आउटरीच, एजुकेशनल आउटरीच। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ठीक है, लेट्स स्टडी। तो जैसे आप शॉर्ट सर्विस कमीशन जो हम बोलते हैं, सो शॉर्ट सर्विस कमीशन का इन बिटवीन 9 and 9.5 years, मतलब हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन आया ABC भरने का। बिल्कुल। तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं एंड आप तीनों ऑप्शंस भर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल यू हैव मतलब कोई डिसिप्लिनरी केस है या आपको कोई मेडिकल इशू है तो फिर आपको नहीं मिलता। एंड कुछ का जहाँ पे थोड़ा सा उनको डाउट लगा, उन्होंने सबको अप टू 20 years एक्सटेंशन दी। बहुत सारे बच्चे जो मुझसे गाइडेंस लेते हैं आज के डेट में, अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सिर्फ लड़कियां हैं। फ्रॉम माई सर्विस मेरी बस यही कोशिश है कि वो मैं सोसाइटी में उसको मैं प्रोलिफरेट कर सकूँ, मैं डाल सकूँ कि यू नो ये है। हमारे जो फौज में अब 92 में वुमेन कमीशन शुरू हो गई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ग्लोबल ह्यूज में। आज हमारे साथ हैं एक एक्स आर्मी ऑफिसर। 2010 में इनका आर्मी में कमीशन हुआ और पिछले साल 2024 में इन्होंने रिटायरमेंट ली। 14 साल इन्होंने देश के नाम किए। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये इनकी जर्नी कैसे रही, डिसीजंस क्या थे, कैसे ये आर्मी में गए और वहाँ आर्मी में जाने के बाद किस किस तरीके से आगे स्टेप्स फॉरवर्ड हुए एंड आर्मी से क्या की लेसन्स इन्होंने लिए। प्लस वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो आगे आने वाली जनरेशन जो आर्मी में जाना चाहती है उनके लिए कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ रास्ते समझ में आएंगे। तो लेट्स वेलकम लेफ्टिनेंट कर्नल वर्षा रॉय जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार हिमांशु। कैसे हैं मैम आप? बस ऑल वेल, आप बताइए। ऑल गुड मैम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आज आपने हमारे लिए समय निकाला काफी एंड बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। नहीं, आई शुड थैंक यू। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आप आए, आपने मुझसे कनेक्ट किया एंड आपके बारे में मैंने जाना, ग्लोबल ह्यूज के बारे में जाना। आप जो ये डिफरेंस ला रहे हैं सोसाइटी में, जो एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं सोसाइटी में, मैं उसमें छोटा सा अगर कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ किसी भी तरह से, तो इट्स माय लक। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम शुरू करते हैं शुरू से, आपके बचपन से। हाँ जी। कि कहाँ आप, वेयर वर यू बोर्न एंड ब्रॉट अप, और कैसे आपकी स्कूलिंग लाइफ कहाँ रही? बेसिकली आपके रूट्स तो दार्जिलिंग से हैं। हाँ जी। बट यू वर नॉट बोर्न इन दार्जिलिंग। नहीं, मैं दार्जिलिंग में पैदा नहीं हुई थी। मेरी पैदाइश है प्रयागराज की। प्रयागराज की? अरे वाह, वेरी नाइस। तो इस बार जब हम महाकुंभ जा रहे थे, और मतलब किस्मत की बात है, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं महाकुंभ जा सकी। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं वहां पर वो शाही स्नान ले सकी। सो मैंने यही डाला था कि गोइंग बैक टू माय बर्थ प्लेस एंड तो प्रयागराज की मेरी पैदाइश है। और born प्रयागराज, brought up ऑल ओवर इंडिया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का तो मतलब परफेक्ट एग्जांपल हूँ, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे और कांस्टेंट हमारे ट्रांसफर्स होते ही रहते हैं। तो कभी नॉर्थ, कभी साउथ, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, हर जगह। तो यही मतलब ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। हाँ जी। तो मैम स्कूलिंग कैसे रही फिर? स्कूलिंग भी वही ऑल ओवर इंडिया। हर 2 साल में तो हमारा मूव हो ही जाता था। अगर मेजर पड़ावों की बात करें तो 10th मैंने सिलीगुड़ी से किया, वेस्ट बंगाल। 12th मैंने किया अम्बाला कैंट। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज जो है उस्मानी यूनिवर्सिटी हैदराबाद से किया है। ओके। वही मैंने कहा ना, ईस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह मतलब सब कवर किया हुआ। मैम तो आपने 10th के बाद में क्या स्ट्रीम लाइन चूज किया? 10th के बाद साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, बोथ, मैथ्स और बायो दोनों थी मेरे पास। हाँ जी। मेडिकल वाला जो एस्पेक्ट था, मतलब मेडिकल ये था कि उस टाइम पे तो यही ऑप्शन था ना कि डॉक्टर या इंजीनियर, कुछ ऑप्शन तो यही था, राइट? डॉक्टर, इंजीनियर। मतलब लोग सोचते थे यार डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। मेरे माँ बाप को बहुत भरोसा था मेरे पे, दोनों में से कुछ बन ही जाएगी। तो मैथ्स और बायो दोनों था मेरे पास। वेरी डिफिकल्ट बट हो गया। मतलब शुरू से आर्मी वाज नॉट योर फर्स्ट थिंग कि मेरे को आर्मी में जाना है? तो शुरू में अगर मेरी बात अगर मैं कैसे बताऊं, मतलब चेंज होता रहता है ऑप्शन, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, है ना। आपकी कल्चरल आइडेंटिटी, एजुकेशनल आइडेंटिटी, उन सब के बाद आपके चॉइसेस चेंज होते रहते हैं। मैंने अभी रिसेंटली भी एक पॉडकास्ट में बोला था कि एक टाइम पे मैं मिस वर्ल्ड भी बनना चाहती थी। जो आप देखते हो बचपन में। 10th के बाद मैं एक्चुअली ह्यूमैनिटीज लेना चाहती थी। मेरा जर्नलिज्म की तरफ थोड़ा रुझान ज्यादा था। बट अगेन उस टाइम पे साइंस वॉज दी इन थिंग। एंड मेरे फैमिली में मेरे फादर के ब्रदर्स जो हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं, और हमारी पूरी फैमिली, इट्स अ फैमिली ऑफ एजुकेटर्स एंड एवरीबडी इज इन द टीचिंग लाइन।
तो सब ने साइंस ली हुई थी, तो उस टाइम पे साइंस नहीं लेना वाज नॉट एन ऑप्शन। तो उन्होंने बोला आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छा कर सकते हो, अच्छा परसेंटेज आया तो आप ह्यूमैनिटीज जो है या जर्नलिज्म जो आप 12th के बाद भी कर सकते हो। तो फिर इसीलिए मैंने मतलब मैथ्स और बायो, और पेरेंट्स की बात तब अब का पता नहीं बट तब तो सुनी जाती थी। अभी भी सुनी जाती है मैम, थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है मैम, तो 12th आपने कर ली, उसके बाद में कॉलेज में फिर आपने कॉलेज मैंने किया बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, ओके, एंड बॉटनी एंड केमिस्ट्री मेरा उसके एडिशनल सब्जेक्ट्स थे, और हैदराबाद में किया वो भी। अगेन उस टाइम पे मैं ह्यूमैनिटीज करना चाहती थी। और दिल्ली में उस टाइम पे मिल भी रही थी सीट्स। मैंने क्योंकि 12th अम्बाला से किया है, तो अगेन दिल्ली वाज वेरी क्लोज, एंड फादर यहाँ पे दिल्ली, दो हमारी पोस्टिंग अम्बाला में थी, फादर का एक्चुअली दिल्ली में एक तहलका स्कैम हुआ था, इफ यू नो, उस टाइम पे। तो उस टाइम पे फादर वाज पार्ट ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो थे भी, हम दिल्ली घूमे भी, अच्छा भी लगा उस टाइम पे। बट उस टाइम पे एक एमएमएस स्कैम भी हो गया था, डीपीएस। हाँ जी। तो मेरी मदर ने तो बोले जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है दिल्ली में पढ़ने की, चलिए। फिर हम वहां से फिर, एंड साउथ ऑफ कोर्स, साउथ का द एजुकेशनल, सोसाइटल, कल्चरल वैल्यूज इतनी ज्यादा है जो हम अब मतलब हम आज के डेट में बात करते हैं, उस टाइम पे भी थी, आज भी है। तो माय मदर वाज लाइक चलिए वहां चलते हैं। चेन्नई में हमने पढ़ाई करी हुई थी 7th 8th में, तो फिर फादर की भी पोस्टिंग उस टाइम पे आ गई, वो वहाँ कमांड करने के लिए उनकी यूनिट जा रही, वो यूनिट के साथ आ ही रहे थे। सो हम हैदराबाद चले गए, एंड कॉलेज अच्छा था, भवंस विवेकानंद कॉलेज, यू मस्ट बी अवेयर, भारतीय विद्या भवन का। सो मतलब उसके रेपुटेशन के बारे में तो हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो वहाँ हमें एडमिशन मिल गई, सब्जेक्ट्स अच्छे मिल गए, एंड द बेस्ट पार्ट इज वहाँ पे मुझे इंग्लिश और फ्रेंच का कॉम्बिनेशन मिल गया। सो द इंटायर कॉम्बिनेशन ऑफ 5 सब्जेक्ट्स वो ऐसा था कि मुझे चाहिए था, तो फिर मैंने कहा ठीक है ये पढ़ लेते हैं। तो वो आपका जर्नलिस्टिक कम्युनिकेशन एस्पेक्ट को थोड़ा सा सफाइस कर रहा था इंग्लिश वहाँ पे। द लैंग्वेज डिपार्टमेंट वाज वेरी स्ट्रांग हमारे कॉलेज में, सो यू नो, सो दैट वाज वेरी गुड, एंड मैंने उस कॉलेज के बारे में पढ़ा, एंड द आउटरीच ऑफ दैट कॉलेज वो बहुत ज्यादा था, द कम्युनिटी आउटरीच, द सोशल आउटरीच, द एजुकेशनल आउटरीच। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ठीक है, लेट्स स्टडी हियर। फिर हमने डिसाइड किया। तो मैम इस दौरान अभी कॉलेज तक हम पहुंच गए हैं, पेरेंट्स ने या आपके दिमाग में आर्मी अभी तक कभी भी नहीं आया? Well, army in the sense was an option, always there. Was it because of the parents के कुछ parental pressure था, या फिर आपका था कि because admiring our, as children we all admire our parents and we want to be our fathers and our mothers. बिल्कुल। Right, तो वो उस वजह से था, या parental pressure था कि नहीं तुम्हें भी आर्मी में जाना चाहिए? नहीं, see, one thing about my parents, though yes they did not pressurize me, they did advise me to follow a particular stream of line of education, but they have never pressured me, matlab as such. Thankfully, touch wood, in those times also, you know, when we are saying कि लड़कियों को choice नहीं थी and all, but मेरे father ने मतलब कभी हमें ये option आने ही नहीं दिया जीवन में कि आप के पास कोई limitation है, या आप अपने आप को किसी से कम सोचें, या कोई ऐसा कोई gender आप उस लेवल पे मतलब प्रेशराइज तो कभी आया ही नहीं। सो पेरेंटल प्रेशर तो था नहीं है। ऑफ कोर्स फादर को देख के यूनिफॉर्म में उनको पूरा मतलब यू नो एक फौजी एनवायरनमेंट में रहे, एंड बिकॉज आई एम अ 4th जनरेशन ऑफिसर, सो फौज ही देखी है, फौज में पैदा हुए हैं, फौज में ही पले बड़े हैं, सो फौज वाज एन ऑप्शन। एंड माय फादर वो पोस्टेड थे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 98 में। तो जब वो 98 में वहाँ पोस्टेड थे तो हमने पहली बार वहाँ पे लेडी कैडेट्स को देखा था। सो एक पॉसिबिलिटी, एक होप, एक ऑप्शन तो था ही था कि यस यू नो कि वुमेन ऑफिसर्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन इंडियन आर्मी। मेरे फादर आर्टिलरी से थे, तो आर्टिलरी में तब वुमेन ऑफिसर्स का कमीशन शुरू नहीं हुआ था, यहाँ तक कि अभी भी नहीं हुआ था, इट स्टार्टेड ओनली इन 22। सो द थिंग इज कि ये था, बट इट वाज अ पॉसिबिलिटी, इट वाज एन ऑप्शन, इट वाज नॉट द ओनली ऑप्शन, बट राइट। तो मैम कॉलेज हो गया, फिर आगे फिर और पढ़ना था, तो एमएससी का सोचा था मैंने, एमएससी के एग्जाम्स भी दिए थे, आई क्लियर्ड आल्सो एमएससी, बिकॉज उस टाइम पे आपके स्टेट बोर्ड्स के अपने होते, तो बिकॉज फादर वाज आल्सो इन हैदराबाद, आई सेड ठीक है। तो मैंने वो आंध्र प्रदेश दैट टाइम, अभी तो सेपरेट हो गया है, सो उस टाइम पे हमने वो एग्जाम दिया, आई क्लियर्ड एमएससी, आई हैड गॉट आल्सो एडमिशन, बट देन आई डिड नॉट गो फॉर इट, बिकॉज देयर कम्स अ टाइम व्हेन
आई डोंट नो उस टाइम पे क्या सोचा, क्या डिसीजन किया, बट आई थिंक बिकॉज मैंने कैंपस प्लेसमेंट्स भी दिए थे उस टाइम पे, और हमारे कैंपस में देयर वर लॉट ऑफ गुड कंपनीज दैट केम इन, और मेरी 2-3 कंपनीज में प्लेसमेंट हो गई थी। एंड जब आपको कोई कंपनी बोलती है ना यू आर वेरी डिजर्विंग, ये वो फलाना, वी आर you are a trusted source and our company organization is blessed to have you, and वो सब जो HR वाली अंग्रेजी होती है उस टाइम पे, मुझे याद भी नहीं है exactly क्या था, एंड आपके पास वो ऑफर लेटर आता है और उसमें कितना कुछ अच्छा लिखा होता है। सो आई थिंक दैट, और उस टाइम पे आपने जैसे बताया था, जैसे आपसे बात हुई थी IPO, KPO, BPO, तो दैट काइंड ऑफ अट्रैक्टेड मी, एंड मैंने कहा कि अब मुझे नहीं पढ़ना, एंड मुझे काम करना जॉब करनी है। तो फिर हम गए, एंड हाईटेक सिटी इन हैदराबाद दैट टाइम वाज बूमिंग, मैंने तो अपने सामने बनते हुए देखा उसे। सो हम गए और हमारा फाइनल राउंड HR का, आजकल तो सब कुछ फोन पे हो जाता है, उस टाइम पे फाइनल राउंड HR वाला राउंड होता था वो ऑफिस के कैंपस में होता था, बिकॉज़ दे वांटेड टू शो यू द ऑफिस एंड एवरीथिंग एंड मेस्मराइज यू विद दैट। बिल्कुल, इट इज लाइक दैट, यू नो कि यू आर, मतलब यू आर लाइक इनामर्ड, आप उसमें अरे वाह कितना सुंदर, डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, बिकॉज़ यू नेवर सीन दैट थिंग। बिल्कुल, आप बाथरूम में जा रहे हो एंड टच वाले लाइट से ना, तो आप बाथरूम में, तो लाइक हम गए तो उन्होंने बोला आप इधर, ऐसे वॉशरूम इज विच साइड, बोलते इस साइड, हम गए वहां पे वो टच सेंसर्ड वाले वो सेंसिटिव लाइट्स थे, तो हम घुसे, मैंने कहा अंधेरा, अंदर घुसे तो लाइट ही लाइट, मैंने कहा अरे वाह। सो यू नो, तो वहां पे था, तो मैं गई, मैं हाईटेक सिटी देखा, उन्होंने हमारे लिए गाड़ी भेजी, हम गए, and they treated us so well. Even for our last HR round they provided us with lunch and everything, you know, so it is like अरे वाह, मतलब ये तो बहुत अच्छा है, and बस तो I got attracted to it and it was a good salary that time. उस टाइम पे तो ये 7th पे कमीशन वगैरह नहीं आया था, तो I was earning more than so many people in government jobs also. So I said let's do it, let's try it. नहीं होगा तो 1 साल में छोड़ देंगे, एंड माई पेरेंट्स एज आई सेड ना, कभी दे हैड ओनली वन ऑप्शन कि भैया अपनी पढ़ाई पूरी करो, ठीक है, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कोई, मतलब कल को आपको कोई वो रिग्रेट रह जाए कि पढ़ाई नहीं करी तो इस चक्कर में मुझे चांसेस नहीं मिले, तो आप पढ़ाई पूरी करो। एंड माय फादर से ठीक है करके देखो 1 साल क्या होता है। तो दिस वाज योर एक्सपीरियंस फ्रॉम 2007 टू 9? 2007 टू 9, हाँ जी। ठीक है, फिर 9 में आपने, हम कंपनी का नाम नहीं लेते, बट आपने वहाँ पे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट के तौर पे काम किया 2 साल आपने MNC कल्चर के अंदर। फिर 2 साल में क्या हुआ और कि आपने उसको, मतलब माइंड चेंज हुआ, 2010 में आप कमीशन हो गए? हाँ जी। एंड आई थिंक 2009 में फेब या मार्च तक शायद आपने काम किया था। हाँ जी। एंड 2010 में मार्च में आपका कमीशन हो गया था जी। तो अब 1 साल में इसमें क्या हुआ, 2 साल में कि आपने उसको छोड़ा और इस तरफ चले? सो जॉब, maybe it was a platform or it was, I don't know, मतलब जॉब मेरी बहुत अच्छी थी, यूके शिफ्ट मिला था। आई थिंक द रीजन माय पेरेंट्स एग्रीड वाज मुझे यूके शिफ्ट मिला, जैसे कि हम डिस्कस किए। यूके शिफ्ट फॉर आवर ऑडियंस इज फ्रॉम 1 to 10 या 11 तक वो चलता है, इसमें आप 10-11 बजे तक, 12 बजे तक मैक्सिमम घर आ जाते हो। बिल्कुल, नॉट लाइक द यूएस शिफ्ट जो पूरी रात वाली होती है, सुबह आते हैं। और मेरी वाली तो इतनी अच्छी थी, 11 बजे मैं घर से निकलती थी, 12 बजे मेरी शिफ्ट शुरू होती थी, 12 सवा 12 डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक कितने बजे आप लॉग इन कर रहे हो। बट हाँ, लॉग ऑफ हम सेम ही टाइम करते थे 7:45 और 9 बजे तक मैं घर पे होती थी, एंड कैब घर तक छोड़ती थी। सो आई थिंक सीइंग ऑल दिस, मेरे पेरेंट्स मान गए कि ठीक है आप ये जॉब कर लीजिए करके, इट इज अ गुड टाइम, एंड बहुत हो गया पढ़ाई वढ़ाई भी, इफ इन केस यू वांट अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, 1 साल के बाद देखते हैं क्या होता है। एंड उस टाइम पे ये भी था कि इफ इन केस यू वांट टू ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैंने कहा लेट्स कीप ऑल द ऑप्शंस ओपन, तैयारी साइड बाय साइड आप कर सकते हैं। तो तैयारी कर भी रही थी मैं, एंड उस टाइम पे एंड ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन थॉट पहले से नहीं था आर्मी का, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आप उसी एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, सब वही बातें कर रहे हैं। एंड माय सिस्टर, शी इज एन NCC C सर्टिफिकेट होल्डर, तो शी इज डन थैलसेनिक कैंप, ऑल दोज, यू नो, जो भी आपके परेड्स वगैरह होते हैं, तो आई हैव सीन हर, उसकी तो यूनिफॉर्म भी मैंने उसके साथ बनाई, उसको हेल्प करी है। उसके कैंप्स होते थे वहां पे हैदराबाद में, परेड ग्राउंड में, वहां हम जाते थे। मेरी फ्रेंड्स थी कॉलेज में जो एयरफोर्स और नेवी के NCC में थी, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी जो फादर के पोस्टमेट की बेटी थी, शी वांटेड टू जॉइन CDS, शी वाज नॉट इन NCC, बट उनको बहुत था कि आर्मी CDS देंगे और आर्मी जाएंगे, तो वो मुझे बोलती रही तुम भी भर दो, तुम भी भर दो, मैंने कभी सीरियसली लिया नहीं। एंड बट अब वही होता है कि आप सोशल सर्कल में बैठे हैं, बातें चल रही हैं, बहुत सारे हैं, एंड वुमेन जो कमिश्निंग इनटू इंडियन आर्मी जो है, ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा, यू कैन से समवेयर अराउंड 2004-5 इसकी जो पहल थी वो बहुत ज़्यादा चली, मतलब यू नो आफ्टर ऑल द फाइट, स्पेशली
1992 में कमीशन शुरू हुआ, स्पेशली जब 2002 और 3 के बीच में हमारी जो 2 वुमेन ऑफिसर्स थी दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन। सो आई थिंक जब वहां वो गई सुप्रीम कोर्ट में और एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग विद रिस्पेक्ट टू परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस में मेल ऑफिसर्स को तो मिल ही रहा था, तो आई थिंक लोगों में एक होप आ गई कि कि now this is not only a career option, it is a full-fledged service which I can give to the nation. So you can see there has been a constant shift and exponential increase हुआ है 2004-5 में, तो numbers started increasing. We started seeing so many women officers across the field and in so many services of Indian Army. So आप सोशल सर्कल में बैठे हो, बातें हो रही है, आप वुमेन ऑफिसर से मिल भी रहे हो, पेरेंट्स भी मिल रहे हैं, पेरेंट्स के कोर्समेट्स हैं, उनके बच्चे भी ट्राई कर रहे हैं जो लड़कियां हैं। सो आई थिंक ये बात हुई कि आप सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए पढ़ ही लो, इसके लिए भी पढ़ लो, ये भी करके देख लो। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं, देख लेते हैं। और हमने एग्जाम दिया 2008 में, फिर SSB का कॉल आ गया। मुझे लगा था शायद नहीं सेलेक्ट होंगे क्योंकि कुछ आंसर्स तो आपको पता है, कुछ आंसर आपको नहीं पता है, तो पता नहीं था। बट उस टाइम पे वो भी था, उस टाइम पे कंप्यूटर वाला इंटरनेट होता था, मोबाइल पे तो कम ही चलता था, तो हम वो कंप्यूटर पे बैठते थे। UPSC की साइट अब तो आराम से खुल जाती है, उस टाइम पे तो वो खुलती ही नहीं थी। फिर अपना रोल नंबर डाला और हम सेलेक्ट हो गए। SSB का कॉल आया, दिस वाज SSB कॉल केम एंड हम चले गए। और I went in December January वाला 2008-9 and I cleared। हमारा 1 महीने में मेरिट का रिजल्ट भी आ गया एंड 2009 मार्च मेरी ज्वाइनिंग थी। 2009 दैट इज द रीजन मैं मार्च 2009 तक उस कंपनी के साथ थी। और मार्च 2009 13 मार्च मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी, तो 1 साल की ट्रेनिंग हुई थी। हाँ जी, फिर ट्रेनिंग के बाद 2010 में हम कमीशन हुए। हाँ जी, 1 साल की ट्रेनिंग। वंडरफुल। तो ये था। तो अब जब कमीशन हो गए मैम, हाँ जी, 2010 में, अब वहां से आगे आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे या कहाँ जाएंगे, ये किस बेसिस पे कैसे तय होता है? डू यू मेक द चॉइस और द सीनियर्स दे अलॉट के भाई आपको इस डिपार्टमेंट में जाना है, या ओके, हाउ डज दैट हैपन? सो फॉर माय ओन पर्सनल चॉइस, पहले तो जब हम कमीशन हो रहे थे उस टाइम पे सर्विसेज कम ही थी, राइट, एंड चॉइसेस भी व्हिच आर कम, ओपन फॉर वुमेन वर आल्सो लिमिटेड। वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। तो अभी नाउ दे आर टोटल 11 इंक्लूडिंग आर्टिलरी। तो एक पार्टी में एक सर, नाउ दैट टाइम अंकल, तो अंकल बोला इसको AC में भेजना, आर्मी सर्विस कोर। तो मैंने कहा ठीक है, आर्मी सर्विस कोर। हमने गूगल किया, गूगल मतलब जो भी उस टाइम पे थोड़ा बहुत इंटरनेट चलता था, हमने कहा अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी सर्विस है, ये वो लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब इंग्लिश आती है ना, तो उस टाइम में तो मैंने कहा दिस इज वेरी नाइस एंड साउंड्स गुड। एंड भाई आप किसी को खाना पीना, गाड़ी, राशन दे रहे हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है? जीवन चल रहा है, जीवन चल रहा है। वो आगे लड़ ही नहीं पाएंगे अगर ये सारी सर्विसेज पीछे से नहीं आएंगी, तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो आई फाउंड इट वेरी गुड एंड आई सेड ठीक है, मेरा तो ये चॉइस है। एंड मेरा लास्ट डे तक यही चॉइस था। नाउ विद रिस्पेक्ट टू जो आपने बताया हुआ है, सो आपकी सो जब आप ट्रेनिंग करते हैं, so as you know in your school, colleges, everywhere, in our military training also, you have a merit system। आपके physical exams होते हैं, आपके outdoor examinations होते हैं, आपके written examinations होते हैं, उसके ऊपर आपकी एक मेरिट बनती है। मेरिट के ऊपर आपके जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th चॉइस होती है। उस मेरिट के ऊपर हम ब्लॉक्स बनाते हैं, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक। अब उस ब्लॉक में क्या होता है, उस ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया जाता है कि उसमें मतलब आप समझ सकते हैं कि परफॉर्मर, मीडियम परफॉर्मर, अ लिटिल लोअर परफॉर्मर, सबको बांट दिया जाता है उसी हिसाब से, ताकि देयर इज नो यू कैन से ऐसा ना हो कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर सर्विस में सारे सुपर परफॉर्मर चले जाए, किसी एक पर्टिकुलर आर्म्स में एक मतलब बिल्कुल ही खत्म, मतलब ठीक ठाक वाले परफॉर्मर चले जाए, तो ब्लॉक्स बनते हैं। सो ये तो ब्लॉक वाली सिस्टम होगी विच इज एज पर आर ट्रेनिंग, जो मेरिट बनती है। अब आप जो बोल रहे हो, जो वहां से पता कैसे चलता है, सो हमारा जो चॉइस ऑफ आर्म्स होता है जिस दिन, उससे पहले जो होता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जो MS ब्रांच है, वहां से वैकेंसीज रिलीज होती हैं। नाउ द वैकेंसीज रिलीज्ड इज विद रिस्पेक्ट टू द एंटायर डेटा एंड द फीडबैक, जो अलग हर आर्म्स सर्विसेज, कॉम्बैट सपोर्टिंग आर्म्स, चाहे इन्फेंट्री भी बोलूंगी क्योंकि हमारे साथ तो मेल ऑफिसर्स भी थे उस टाइम, है ना, तो उन सबका वहां से वैकेंसीज आता है। वैकेंसीज भी आती है विद रिस्पेक्ट टू रेजिमेंट वाइज भी वैकेंसीज आती है, तो आपको पता है कि कितनी वैकेंसीज है, कैसी है। अब क्या होता है कि मान लीजिए 4 वैकेंसी है और 14 लोग हैं उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, हर सभी 14 सकते हैं, लेकिन अगेन दैट मेरिट डिसाइड्स कि आपको वो मिलेगी या नहीं मिलेगी।
और अगर आपको वो नहीं मिलती है तो आप जनरली उसको हम टर्म बोलते हैं कैजुअलिटी, कि आपको दूसरी मिल गई है। मतलब हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन आया ABC भरने का। बिल्कुल, तो आपको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं एंड आप तीनों ऑप्शंस भर सकते हो। ये मेरा नंबर 1 है, ये मेरा नंबर 2 है, ये नंबर 3 जी। ऑप्शन है। आप किस्मत अच्छी हुई तो आपको नंबर 1 मिल जाएगा, किस्मत अच्छी हुई तो 2, 3। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको तीनों ऑप्शन नहीं मिलते हैं, फिर उनका क्या होता है? उनको फिर दूसरा मिल जाता है जो उनका ऑप्शन नहीं होता है। ओके। So this happens with especially it happens in male officers। ये बहुत ज्यादा होता है। जैसे बहुत सारे होते हैं जो सर्विसेज अपॉइंट करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, उनको फिर इन्फेंट्री मिल जाती है। कई होते हैं जो इन्फेंट्री, कई होते हैं जो पैरा एसएफ भरना चाहते हैं, बट आपकी उतनी मेरिट नहीं होती, या आपसे थोड़ा सा ऊपर मेरिट वाला होता है, या कोई कम मेरिट वाला होगा। बिकॉज सी इट हैज टू बी अ बैलेंस, राइट। It cannot happen that all the best performers go to one particular service, और ये नहीं हो सकता कि मीडियम परफॉर्मर्स दूसरे उसमें चले जाएं। तो वो बहुत ही बढ़िया it is a very beautiful balanced calculation which is actually done। तो मैंने अपना आर्मी सर्विस स्कोर भर दिया था, दूसरा मेरा आर्मी ऑर्डिनेंस स्कोर था, तीसरा मेरा इंटेलिजेंस था, बट मुझे पता था मुझे आर्मी सर्विस स्कोर मिल जाएगी क्योंकि मुझे अपना मेरिट पता था और मुझे बाकियों के भी चॉइसेस पता थे। और आप उससे पहले से इन्फ्लुएंस भी हो गए थे। हाँ जी, मैं इन्फ्लुएंस भी हो गई थी, तो आई थिंक वो मैनिफेस्टेशन आल्सो वर्क्स। राइट, इट्स लाइक दैट। ठीक है। तो मैम व्हेन यू जॉइन द आर्मी तो आप किस पोजीशन पे वहां पे लगते हैं? लेफ्टिनेंट। ठीक है, लेफ्टिनेंट की पोजीशन पे लगते हैं। एंड देन हाउ डिड यू ग्रो इन इट? सो लेफ्टिनेंट होता है, सॉरी, हाँ जी, 10 में आपने शुरू किया आपकी सर्विस शुरू हो गई एज अ लेफ्टिनेंट, बट आप जब फिनिश किया आपने 24 में तो यू वर लेफ्टिनेंट कर्नल जी। तो उसमें कैसे ग्रोथ एस्पेक्ट रहा या क्या चीजें रही? सो विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशंस इट इज वेरी सिंपल। यू आर लेफ्टिनेंट इन 2 years। शॉर्ट सर्विस वालों के लिए 2 years 7 months हो जाता है, बिकॉज हमें 7 months का सीनियरिटी लॉस होता है, बिकॉज हमारी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, सो 2 years 7 months यू बिकम अ कैप्टन, and in 6 years 7 months you become a major। These are all time based promotions। Okay। And in 13 years 7 months you become a lieutenant colonel। Okay। After lieutenant colonel आपकी जितनी भी promotions होती है it is a selection based। Okay। उसके बाद your promotions are based एक बोर्ड बैठता है बकायदा, आप की असेसमेंट होती है, आपका पूरा एक बैच होता है। उस बैच में आपके कोर्समेट्स भी होते हैं, एक बैच ऊपर एक बैच नीचे, डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज ऑन योर ऑफ योर आर्म्स एंड सर्विसेज एंड कॉम्बैट सपोर्टिंग आर्म्स। अकॉर्डिंगली जब बोर्ड बैठता है एंड ऑब्वियसली आपका जो जन्म पत्री होता है, आपने कितने अच्छे काम किए, कितने कोर्सेज अच्छे किए हैं, नहीं किए हैं, अब सब अच्छे होते हैं बट कोई ना कोई तो अच्छा होता ही है। सो वो सिलेक्शन बोर्ड में जो होता है, फिर देन अकॉर्डिंगली मतलब किसी का प्रमोशन होता है, किसी का नहीं होता है। एंड क्वाइट सिमिलर लाइंस इन एन एस्पेक्ट के किसी कॉर्पोरेट में भी कुछ ऐसा ही होता है? सेम होता है। आपने तो किया ही, यू मतलब यू मस्ट बी नोइंग, जैसे आप लोग 5 ऑपरेशनल मैनेजर है। नाउ आफ्टर ऑपरेशनल मैनेजर वीपी, मान लीजिए वीपी होता है ना, 5 ऑपरेशनल मैनेजर, देयर इज 1 वीपी पोजीशन। नाउ दैट वो 5 ऑपरेशनल मैनेजर एवरीबॉडी इज गुड, बट देन कोई एक होगा जो थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर होगा, कुछ होगा, उसके हिसाब से तो वही एस्पेक्ट हमारा। हाँ जी, वही एस्पेक्ट पोस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल आपका सिलेक्शन बोर्ड होता है। ठीक है। एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स, एक परमानेंट कमीशन एंड नॉन परमानेंट कमीशन। तो नॉन परमानेंट कमीशन जो हमारा 14 इयर्स का है, 14 इयर्स का, ठीक है। और उसके लिए अगर हमें परमानेंट कमीशन चाहिए, यानी कि हम ताउम्र जो है, या जो हमारा ओरिजिनल डेट ऑफ रिटायरमेंट जो बनता है, आई थिंक 58 60 का 54 है, 54 डिपेंड्स। नाउ अगेन इफ यू आर अ कर्नल एंड आपका प्रमोशन नहीं है तो 54, इफ यू गेट अ ब्रिगेड, यू गेट प्रमोटेड टू ब्रिगेडियर, देन 2 years ऐड हो जाता है, देन यू बिकम अ मेजर जनरल, देन 2 years ऐड हो जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल 2 year और ऐड हो जाता है, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए तो 2 साल और ऐड। 60 साल के आसपास। हाँ जी, सो बाय द इफ इन केस यू आर चीफ, यू रिटायर बाय आई थिंक 60 हां 64 63 64। तो उसके लिए हम कब अप्लाई कर सकते हैं? सो जैसे आप शॉर्ट सर्विस कमीशन जो हम बोलते हैं, सो शॉर्ट सर्विस कमीशन का इन बिटवीन 9 and 9.5 years आपका ये चॉइस फॉर्म्स आपके पास आती है। 10 साल खत्म होने से पहले। हाँ, 10 साल खत्म होने से पहले आपके पास चॉइस फॉर्म्स आती है। बिटवीन 9 to 9.5 years आप अपना फॉर्म भर के, अपना मेडिकल वगैरह करवा के, कुछ अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट्स होती है आपके कमांडिंग ऑफिसर से, या जो भी आपका 1 रैंक जो आप जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, कर्नल भी हो सकता है, लेफ्टिनेंट कर्नल को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, तो उनके पास अंडरटेकिंग वगैरह भर के, डिसिप्लिन सर्टिफिकेट इफ इन केस देयर इज नो डिसिप्लिन, ये वो सारा वो पूरा परफॉर्मा भर के, एक फॉर्म भर के, एक पूरा डोजियर भर के आप अपना चॉइस भेजते हैं अपने हेडक्वार्टर को। एंड वहां पे अगेन इसके लिए आपका एक सिलेक्शन बोर्ड बैठता है, क्योंकि देखिए अब आपके पास होंगे मेरे ख्याल से 200-300 ऑफिसर्स,
जो शॉर्ट सर्विस वाले हैं, बट आपके पास वैकेंसीज जो परमानेंट कमीशन के लिए है, अगेन आर्म वाइज वैकेंसी अलग अलग, उसमें भी जैसे आर्म सर्विस कोर में हो गया, ऑर्डिनेंस में हो गया, इन्फेंट्री में हो गया, वो अलग अलग है। सो उसके अकॉर्डिंगली फिर अगेन वहाँ मेरिट बनती है और मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। तो मान लीजिए अगर किसी साल 21% वैकेंसी आ रखी है, किसी दिन 7% वैकेंसी, तो अब भी 300 लोग हैं, उस साल वैकेंसी उतनी आए तो सिर्फ 10% सेलेक्ट होंगे, अगर 20% आया तो 300 का 20% सेलेक्ट होंगे। सो इट्स ऑल योर एफर्ट्स, your hard work which you have put in, and at the end a little bit of luck, क्योंकि कितनी वैकेंसी निकली है। तो शॉर्ट सर्विसेज फॉर 14 इयर्स, हाँ जी, एंड परमानेंट कमीशन जो है वो तो फिर आगे। हाँ, तो शॉर्ट सर्विस का जो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है, इट इज 10 years प्लस 4 year, 10 + 4। ओके, अब इसमें क्या है, +4 इज अगेन ऑप्शनल, एक्सटेंशन है ना, ऑप्शनल है। ओके, सो अब कई लोग 10 years में भी छोड़ देते हैं, चॉइस फॉर्म में वो डाल देते हैं कि हमें एक्सटेंशन ही नहीं चाहिए। अब आपके चॉइस फॉर्म में है कि आपको 10 years में छोड़ना है, आपको +4 करना है एक्सटेंशन, विच इज +4 ऑब्लिक you want a permanent commission. So depending on what is your choice and what is available, extension तो 99.9% लोगों को मिल जाती है, unless and until you have a मतलब कोई disciplinary case है या आपका कोई medical issue है, तो फिर आपको नहीं मिलेगी। शरारती तत्वों को तो सजा देखो हर महीने में किसी न किसी एस्पेक्ट में मिलेगी, तो चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, तो अगर आपका कोई मेजर डिसिप्लिनरी इशू है और मेजर मेडिकल इशू है, देखिए आर्मी इज वेरी ब्यूटीफुल, आर्मी आर्म फोर्सेस दैट वे सबको साथ लेके चलती है, एंड आपका मेडिकल इशू अगर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है जो आपके काम करने में रुकावट डाल सकता है, तो वो आपको इन कर देगी, आपको मैनेजेबल है तो मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, अगर नहीं मैनेजेबल ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। यस, बिकॉज देखिए जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती जाएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है, आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जाता है, आप कहीं पर भी पोस्ट हो सकते हैं, तो फिर तो अब ये चॉइस मुश्किल होता होगा जो बोर्ड वहां बैठता होगा, बट चॉइस तो करना पड़ता है कि मतलब इफ नॉट, अगर इनको आगे जाके दिक्कत हो सकती है तो फिर लेट्स गिव इट टू सम अदर डिजर्विंग पर्सन। गॉट इट, ठीक है मैम। अगर हम ये आर्मी की बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो लेट्स टॉक अबाउट लाइफ ऑफ वुमेन इन आर्मी। अभी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी कि काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी अब ओपन अप हो चुके हैं वुमेन ऑफिसर्स के लिए, बट I've seen life for women in corporate as well। बहुत लड़कियां ज्वाइन करती हैं कंपनीज को, और आज भी बहुतों के साथ ऐसा होता है कि शादी के बाद में वो जॉब नहीं कर पाती, करने नहीं दी जाती किसी कारण से, दो इट इज चेंजिंग बट इट इज स्टिल देयर, राइट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट women इन आर्मी, तो क्या ज़्यादातर केसेस में फिर शॉर्ट सर्विस लेके ही रिटायरमेंट ली जा रही है अभी भी, और द रेशो of permanent commission for women is increasing? ओके, सो अब मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा इसके लिए ना, तो अब बिकॉज आई विल टॉक विद रिस्पेक्ट टू मिलिट्री पार्लेंस पहले, है ना। तो हमारे जो फौज में अब 92 में वुमेन कमीशन शुरू हो गई, उसके बाद इतनी सालों की लड़ाई के बाद काफी साल लग गए, जो मुझे लगता है कि नहीं लगना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। तो 2020 में परमानेंट कमीशन हमें मिल गई, एंड लास्ट ईयर आपने न्यूज सुना होगा, और लास्ट ईयर 1.5 साल प्लस हो गए, 108 वुमेन ऑफिसर्स कमानाधिकारी का उन्होंने पद संभाला है कि नहीं, इट वाज अ स्वीपिंग रिजल्ट। तो अब ये वाली बात अगेन इसमें जो है मैं ये बताना चाहूंगी कि पहले जो था एक्सपोजर कम था जी, सोच भी हमारी थोड़ी सीमित थी, अब हमारा एक्सपोजर भी बढ़ गया है, सोच भी बढ़ गई है। सो ये जो अब मुझे लगता है कि इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या सिचुएशन है। मैं लेकिन आपको वो बताऊंगी जो मैंने देखा है। जो पहला वाला बोर्ड हुआ था परमानेंट कमीशन वाला 2020 में, जिसमें 615 वुमेन ऑफिसर्स, आई कुड बी रॉन्ग बट आई थिंक इट इज 615 वुमेन ऑफिसर्स का बोर्ड बैठा था, फर्स्ट परमानेंट कमीशन बोर्ड। और उस फर्स्ट परमानेंट कमीशन बोर्ड जो बैठा था उसमें वो महिला अफसर भी थी जिन्होंने 21 साल सर्विस करी थी, और हम भी थे जिनकी 9.5 साल सर्विस हुई जी। सो अगर कोई ये सोचे या कहे कि नहीं 14 साल के बाद छोड़ देना चाहिए या 10 साल के बाद छोड़ देना चाहिए, तो पहले तो ये जो 615 वुमेन ऑफिसर्स थी, यही एक फर्स्ट एग्जांपल है सेइंग कि ऐसा तो सोच रखना ही नहीं चाहिए, पहली बात। उसके बाद जब ये बोर्ड हुआ तो उसमें कुछ 427 वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ऑब्लिक 20 इयर्स पेंशनेबल सर्विस छोड़ दिया, क्योंकि कुछ थी जिनका मेडिकल इश्यूज वगैरह था, बट दे हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड 20 इयर्स। तो अब आप क्या करोगे? एंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
फॉर आर्म्ड फोर्सेज आपका अगर आपने 20 साल कंप्लीट कर दिया तो आपको पेंशन लागू है। पेंशन लागू है। Okay. तो फिर उनको आपने उनको पेंशनेबल सर्विस के साथ उनका सर्विस कंप्लीट हो गया। अब ये 427 है, बाकी कुछ बची जिनका कुछ डिसिप्लिनरी इशू था, किसी का मेडिकल इशू था, किसी का मुझे लगता है कि कुछ रिपोर्ट गलत हो गई, जो भी हुआ, ऑल ऑफ देम अपील टू द कोर्ट अगेन। ओके नहीं, हम परमानेंट कमीशन के लायक हैं, हमें परमानेंट कमीशन चाहिए। ओके उन्होंने छोड़ा नहीं वहां पर, दोबारा ट्राई किया, दोबारा उसमें से जो कुछ बचे थे और उसमें से जो 200 कुछ थे उसमें से हम जैसे थे जिन्होंने सिर्फ एक्सटेंशन मांगा था 14 इयर्स का। मैंने 10+4 मांगा था। हाँ। मैंने परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई नहीं किया था। अच्छा। तो अब जब ये लड़ाई हुई, जो उसमें से कुछ थे जिन्होंने लगा कि नहीं, वी डिजर्व परमानेंट कमीशन, वी हैव इन दिस बोर्ड, एंड हो सकता है 615 लोग, somebody has 21 years of service, somebody has 9 years of service, तो वो प्लेइंग फील्ड इक्वल नहीं था उस समय, जो भी था, क्योंकि कुछ थे सर्विस कंडीशंस अलग थी, कुछ थे जिनकी सर्विस कंडीशंस अलग थी। जब से 92 से कमीशन हो रहा है तब से चीजें इंप्रूव ही हो रही हैं। right. तो उन्हें लगा कि नहीं, थोड़ा हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, तो वो वापस कोर्ट में गई। तो जो बाकी जितनों को था अक्रॉस द बोर्ड, एवरीबॉडी वाज गिवन 20 years एक्सटेंशन, यहाँ तक कि मुझे भी मिला था। मेरे पास वापस रीडू हो कि मेरे सर्विस कंडीशंस आए थे कि नाउ, बिकॉज टू अवॉइड द फैक्ट दैट कि ठीक है, शायद कुछ गलतियां हुई हैं और शायद बोर्ड में कुछ रिकमेंडेशंस हो सकता है गलत हुए हैं, तो कुछ को तो परमानेंट कमीशन मिला एंड कुछ का जहां पे थोड़ा सा उनको डाउट लगा, उन्होंने सबको अप टू 20 years एक्सटेंशन दे दिया, ताकि ऑब्वियसली देयर आर फ्यू जिनका 15 साल 16 साल सर्विस हो गया है। जिसने अपनी सर्विस को 15-16 साल दे दिया है, क्या वो बिना पेंशन के जाए घर? जाना नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। तो अब नाउ समबडी सिटिंग एट दैट height, at that position of influence and power thought that it is wrong. तो उन्होंने इतना अच्छा वो किया, उन्होंने कहा ठीक है, so what we do is जिनको तो परमानेंट कमीशन वापस मिल गया, रीडू हो गया उनका, जो बाकी बच गए थे उनको उन्होंने क्या किया, अप टू 20 years एक्सटेंशन दे दिया, ताकि 20 के बाद जो पेंशन वाला सीन है वो एप्लीकेबल हो जाए। ऑब्वियसली क्योंकि उसमें कुछ वुमेन ऑफिसर्स थी जिनकी 17 years सर्विस थी, एंड यू आर सेइंग दैट आपको परमानेंट कमीशन नहीं मिला, नीदर अब उसको परमानेंट कमीशन नहीं मिला तो 17 साल में वो कहाँ जाएंगी? बिल्कुल सही बात है। एंड उसमें से भी कुछ है जिनको अप टू 20 years मिल गया, बट दे हैव अगेन गॉन बैक टू द कोर्ट सेइंग नो, आई डिजर्व परमानेंट कमीशन, अब मुझे वो पूरा चाहिए। हाँ, तो ठीक है। सो मतलब एंड यू नो, सो अब बोर्ड क्या देखता है, क्या पढ़ता है, वो तो चलो बोर्ड का ही है, बिकॉज द मेरिट इज इन फ्रंट ऑफ देम, आई विल नॉट क्वेश्चन इट, बट सो ये तो जो अभी, अगर मुझे नहीं पता सिविल स्ट्रीट में क्या ये चल रहा है, बट इन आर्मी वी मैक्सिमम 90% ऑफ द वुमेन, 90% मैं लेके चल रही हूँ, 10% आई एम लीविंग इट फॉर चॉइस, सिचुएशन, थॉट प्रोसेस, उस समय किसी का कुछ भी हो सकता है, do apply for permanent commission. So we are summarizing it as that army still stands as a wonderful option for women, obviously, or the young girls, yes, to be a part of the army and serve the country in every aspect. बिल्कुल, मैं बोलती हूँ आपको ऐसी मतलब अब जॉब बोल लीजिए, अपॉइंटमेंट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, अब मतलब अब है तो जॉब ही एट द एंड, देखो करियर ऑप्शन तो है, करियर ऑप्शन है। सो आपको ऐसा जॉब कहाँ मिल रहा है? यू वेयर द सेम यूनिफॉर्म एज अ मैन, यू ड्रॉ द सेम सैलरी एज अ मैन, एंड यू कमांड द सेम रिस्पेक्ट एज अ मैन। शायद वो अभी कॉर्पोरेट में इतना नहीं हुआ है, हाँ। आप या ऊपर हुआ हो, नीचे तक अभी नहीं पहुंचा है। बिल्कुल, आपकी यूनिफॉर्म सेम है, आपकी सैलरी सेम है आपको, बट हाँ, अब आपको इज्जत जो मिलनी है वो तो फिर देन अगेन वो तो इंडिविजुअल करनी पड़ेगी, हाँ, वो अब मैन वुमेन के ऊपर, वो वुमेन होने पे नहीं डिपेंड करता, वो मैन और वुमेन का अपना अपना है। आप जैसे इंसान हो, आप जैसा करते हो, उसी के हिसाब से आपको इज्जत मिलती है, वो कर्म प्रधान हम कह सकते हैं उसके, जैसा आप काम करोगे उसके बेसिस पे आप मुझे बताइए कि कहाँ पर आपको ऐसी जॉब मिलेगी जहां पर यू आर इन टुडेज वर्ल्ड, एंड आप तो कॉर्पोरेट में कर चुके हैं, आपने देखा भी होगा, कहाँ आपको ऐसा मिलेगा कि अ वुमन इज ड्रॉइंग द सेम सैलरी एज अ मैन? नहीं, बहुत कम है। स्टिल नॉट देयर। यूएस में फाइट हो रहा है, सेंट टू डॉलर पे फाइट हो रहा है वहां। बिल्कुल। If a man is earning $1, a woman still in US, and it is a developed country, absolutely, it is 0.82 cents to dollar, and this is today's talk that we are talking about. And ये भी मैम, we are just talking about a few metropolitan cities, and out of them we are talking about a few companies जो शायद दे रहे हो इक्वालिटी कुछ प्रतिशत को, पर अगेन ओवरऑल सारा डेटा को देखा जाएगा तो 95% नहीं दे रही। अभी फॉर एग्जांपल आप भारतीय सिनेमा देखेंगे,
मैटरनिटी लीव मिलती है 9 मंथ्स की, उसके बाद आपको आपकी छुट्टी तो आपको लागू होती है उस साल की, उसके बाद आपको देयर इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी चाइल्ड केयर लीव, पहले वो नहीं थी, मैं बात करना चाहता था, वो नहीं थी पहले, अब वो है। अच्छा, तो मतलब मैटरनिटी के बाद once the child is born there is child care leave as well, yes which is applicable till 6 months, it नहीं child care leave is 180 days, हाँ तो हाँ 180 days है, वो आप उसको आप ले सकते हो, उसको डिवाइड करके भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। तो जैसे आपका चाइल्ड केयर लीव का जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में, सेम इट इज विद इंडियन आर्मी आल्सो। नाउ आप ये देखिए, आपका जो ये अब शी गोज ऑफ फॉर 9-10 months, शी इज कमिंग बैक, बट आपके प्रमोशन, आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स, आपके थॉट प्रोसेस, सामने वाले के थॉट प्रोसेस, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यू आर कमिंग ज्वाइनिंग बैक ऑन डे 1 एज नेक्स्ट डे एज डे 1, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है, हाँ, सब आ जाते हैं पोजीशन को कर लेने के लिए। मेरी आई हैव अ फ्रेंड हु शेयर्ड इट विद मी कि उनकी कंपनी में वुमेन डू नॉट वांट टू गेट प्रेग्नेंट बिकॉज इफ इन केस यू गेट प्रेग्नेंट और आप 9 महीने तो कहीं नहीं गए, 9 महीने तो मिनिमम लाइफ साइकिल है, उसके बाद थोड़ा वो नरिशमेंट ये सब में करने के बाद आपका उस साल से पहले वाला जो वो है परफॉर्मेंस है दैट इज नॉट टेकन, वो नहीं उसको वो कंसिडर नहीं करते, बोलते आप आइए, इट्स अ फ्रेश स्लेट फॉर यू, जीरो से स्टार्ट करिए। तो इन कॉर्पोरेट वुमेन आर नॉट रेडी टू गेट प्रेग्नेंट, एंड एज सून एज दैट वुमेन स्टेप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजीशन, बिल्कुल उसी समय पे दूसरे लोग एकदम शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे कि अब ये पोजीशन मेरी, एंड ड्यूरिंग दो 6 months दे डू एवरीथिंग कि मेरे से ये पोजीशन वापस ना ली जाए, बिल्कुल आई शुड परफॉर्म, दे पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स एज वेल, अदर पीपल, चाहे बी इट द अदर वुमेन और बी इट अ मैन हु इज टेकिंग दैट पोजीशन, कि मेरे को ये पोजीशन वापस ना देनी पड़े वन शी इज बैक, एंड दैट पर्सन ऑफ कोर्स इज प्रेइंग के वापस ना आए। एंड ये सिर्फ औरतों के लिए, मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये दिस इज फॉर मेल ऑल्सो। अगर मान लीजिए आपका हाथ पैर टूट गया, गलती से किसी का कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, या किसी को डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, 2-3 महीना नहीं आ पाए, सेम उसके साथ भी यही करते हैं, उसका पोजीशन लेने के लिए कोई ना कोई रेडी रहेगा और आके आपको फिर वापस उसी क्लीन स्लेट से स्टार्ट करिए। तो ये दिक्कत तो है, मतलब, और मुझे लगता है कि आर्म फोर्सेस में मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन जो है कि साथ में सब एक साथ, वो मतलब सबसे बेहतर है और कहीं नहीं है वो। तो मैम जब हम ये बात कर ही रहे हैं इसके अंदर, तो जब आपकी शादी हुई वो किस साल में हुई? सो आई गॉट मैरिड इन 2019। ओके, आपकी 19 में शादी हुई, ऑफ कोर्स उस टाइम के बाद फिर यू हैव किड्स एज वेल, तो आपने सब कुछ प्रोसेस जो भी हमने डिस्कस किया वो सब देखा होगा? हाँ, मतलब I got married. We don't have kids. Okay. हाँ, so, but of course, but again, because we don't have kids, but we are हम लोग सर्विस कपल बोलते हैं, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों फौज में होते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज सर्विस कपल। तो हमारे इश्यूज होते हैं, इश्यूज इन द सेंस विद रिस्पेक्ट टू पोस्टिंग्स, कि दोनों एक साथ पोस्टिंग कैसे लें, कहाँ जाए, क्योंकि देखिए अलग अलग रहना तो होता ही है सर्विस में रह के, बट कोशिश ये रहती है कि एक साथ पोस्टिंग मिले, उसकी अलग चैलेंजेस है। वो हो जाता है वो काम, मुश्किल है, पर देखिए अगेन जैसे कि हमारे उसमें कहते हैं, फौज में आके जब आपको सिखाते हैं तो नेशन फर्स्ट, राइट, देन योर सोल्जर्स एंड योर आर्मी, फॉर योर ओन योर सोल्जर्स एंड देन यू। सो पहले नेशन फर्स्ट में हमारा आर्मी भी आ जाता है, तो अब ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट जो हम बोलते हैं, सो वो तो पहले आता ही है। तो अगर उसको रखते हुए और उसको यूज, मतलब अगर वहां पे वो पूरा हो रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके साथ को रखते हुए अगर पोस्टिंग हो रही है तो हो सकती है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है। ठीक है, बट दैट्स अ डिसीजन दैट वी हैव टेकन ऑलरेडी, ऑब्वियसली, एंड वी हम तैयार हैं उस चीज के लिए। देखिए सर्विस कंडीशंस हमने पढ़ के साइन करके फौज में आए, और सर्विस कंडीशंस पढ़ के हमने शादी करी। तो अब तो नहीं कह सकते कि नहीं कर सकते, दोनों ही उतनी जरूरी हैं, कोशिश पूरी होनी चाहिए। जब दोनों ने वो सर्विस कंडीशन पढ़ी होती है ना, तो सिचुएशन को समझना आसान हो जाता है। अगर एक नॉन आर्मी बैकग्राउंड से हो या पर फिर और उसकी जॉब भी हो, तो फिर वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो थोड़ा तो डिफिकल्ट हो जाता है। नॉन बैकग्राउंड से रहेगा तो इतना तो डिफरेंस आएगा। मैम मूविंग फॉरवर्ड, तो रिटायरमेंट का भी आपने हमें बता ही दिया, तो आपने रिटायरमेंट लिया ये 14 साल पूरा करके, यू डिडंट वांट कि मैं आगे चलूं या करूं? आगे तो कौन नहीं जाना चाहता है, सब जाना चाहते हैं, बट एक कॉन्शियस डिसीजन था, बहुत जद्दोजहद थी मेंटली, बट फाइनली डिसीजन लेना था, तो ऑब्वियसली आई टुक द डिसीजन। बिकॉज अगेन जैसे मैंने आपको समझाया, थोड़ा पोस्टिंग्स का चैलेंजेस होते हैं, इश्यूज होते हैं,
अब फैमिली इज देयर एंड नॉट दैट कि माई फैमिली वांटेड मी टू, मतलब माई फादर वाज एब्सोल्युटली अगेंस्ट, मतलब वो तो मतलब मेरी काफी उनसे कहाँ सुनी बहसबाजी इस बारे में हुई कि 6 साल और कर लो ये वो एक्सेट्रा, व्हाई आर यू नॉट अप्लाइंग फॉर परमानेंट कमीशन एंड रिलेटिवली नॉट बोस्टिंग बट मेरा सर्विस अच्छा रहा है, रिपोर्ट्स अच्छे रहे हैं, कोर्सेज अच्छे रहे हैं, तो आपको पता होता है आप कहाँ स्टैंड करते हो और अगर आप भर देते हो परमानेंट कमीशन तो आपको पता है कि मिल जाता। बट कॉन्शियस डिसीजन था एंड टचवुड मेरे जो हस्बैंड है वो अच्छा कर रहे हैं फौज में एंड मुझे ऐसा लगता है कि कई बार दोनों अच्छा कर सकते हैं और कई बार जो अच्छा कर रहा है अगर आप उसको सपोर्ट करो उससे अच्छी बात तो क्या हो सकती है। एंड फॉर मी आई थिंक जितना वो अच्छा कर रहे हैं और मैं उन्हें सपोर्ट करूं और अच्छा करने के लिए, तो दिस इज माई सर्विस टू द नेशन। एब्सोल्युटली। सो बिकॉज इफ इन केस ही डज वेल और वो ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे वो ऐसे पावर और इन्फ्लुएंस में आ सके जहाँ पर उनका जो जिस तरह से वो कमांड करते हैं, जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से वो चेंजेस लाने की इच्छा रखते हैं, सो मुझे लगता है कि अगर वो पॉसिबल हो जाए और मैं उनको सपोर्ट कर सकूं एज अ बेटर हाफ, सो आई थिंक दैट इज माई सर्विस टू द नेशन एंड टू द यूनिफॉर्म बोथ। और अगर वहीं पे आप इसका ऑपोजिट कर रहे हो तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। His focus will be completely on you. ये बात मैं अपने पति को जरूर सुनाना चाहूंगी। नहीं, of course मैम, it's a tension। उस आदमी के व्यक्ति के मन में ये चलता रहेगा ना कि यार एक तरफ से प्रॉब्लम रहे, चाहे फैमिली में कहीं पे भी प्रॉब्लम, बिल्कुल, तो इट मे टेक अ स्मॉलर पोर्शन बट इट टेक्स अ पोजीशन इन योर हेड, बिल्कुल, यार वो चीज वो इशू है कहीं ना कहीं। एंड ये डिसीजन व्हेन ही इज श्योर, ही इज कॉन्फिडेंट कि यार यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, बी इट the parents, be it anybody else in the family, या कोई भी आप उस चीजों का ध्यान रखते हो, तो he is mentally free to perform those duties, and which is of course very good and very important. It is parents, जैसा आपने बोला, I think the decision also stemmed up and वो strengthened इसलिए हुआ like his parents, so we lost his my in-laws in a very short span. Okay. So obviously father तो comorbid थे उनको issues थे काफी सारे, but उसके बाद मदर थी, तो लाइक यू नो अगेन हम दोनों की पोस्टिंग कहीं और थी, हम दोनों आए, सारे रीति रिवाज रिचुअल्स हो गए एंड वी वांटेड मम्मी टू कम विद अस। मम्मी को हम नहीं लेके आ पाए एंड थोड़े जो होते ना एज वाले वो थोड़े वैसे भी होते हैं, दे थोड़े कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी अभी, मैं यहीं रहूंगी, थोड़े दिनों में आऊंगी। एंड उस समय क्या हुआ, कोविड सेकेंड वेव आ गया। मैं 1 महीना छुट्टी लेके बैठी मम्मी के पास, मम्मी को मैंने बहुत कन्विंस किया, मम्मी चलिए चलिए चलिए। मम्मी इज लाइक नहीं कैसे जाएंगे ये वो अभी, और हमारे यहाँ वो 40 दिन वाला होता है आपको पता है, right. तो मम्मी कहती नहीं 40 दिन से पहले मैं यू डोंट आप पानी क्रॉस नहीं करते हो, वो वाला कॉन्सेप्ट। तो मैंने कहा ठीक है अभी अब मैं लेने आती हूँ। फिर बाद में ये बात हुई, मैं तो काफी मतलब मेरी उनसे बहसबाजी हुई, मैंने कहा कि चल लो, क्यों रुकना चाहते हो, ये सब पुरानी बात है, नहीं सुनते हैं ये सब। एंड उसके बाद सेकेंड वेव ऑफ कोविड आ गया एंड मम्मी वाज देयर एंड वरुण के जो बड़े भैया वो भी बगल में ही रहते हैं, सब कुछ था सब कुछ है और इतना ध्यान रखते थे सब लोग। 2 एक मेड थी परमानेंट, एक और हेल्प था हाउस हेल्प हु वाज अ मेल। डिस्पाइट दैट यू नो अब उनको कोविड हो गया एंड शी वाज 82 एंड अगेन उनको रूमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह था, शी वाज आल्सो कोमॉर्बिड। सो यू नो अब एक वो रह जाता है ना कि काश had we been there, had I been there, had he had been there. So I was like ठीक है कोई बात नहीं, some things are more important than my own selfish। तो आपको लगता है कि कई चीजें आपसे मिस हो जाती है जीवन में, है ना? एंड मुझे ऐसा लगा कि एक डिसीजन लेने का मौका आ गया था एंड सो मैंने ये डिसीजन लिया। ऑब्वियसली यूनिफॉर्म छोड़ने का किसको मन करता है, किसी को नहीं मन करता एंड मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था, बट इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन एंड नॉट दैट कि मैं दुखी हूँ कि मतलब यू नो आई हैव लेफ्ट फॉर एंड एवरीथिंग एंड ऑल, बट द थिंग इज कि इट हैज वर्कड आउट फॉर द गुड एंड 1 साल हो गया मेरे एंड सर्विस को छोड़े हुए। ऑल्सो फैमिली तो रीजन है ही है एंड नॉट कि मुझे सपोर्ट नहीं किया, फॉर द फैक्ट दैट मैं उनको सपोर्ट करना चाहती थी। मुझे लगा कि आई हैव डन मतलब मुझे लगता है कि मुझे अगर सर्विस टू द नेशन करना है एंड आई टेल्स टू एवरी पीपल यू डोंट हैव टू बी इन यूनिफॉर्म टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, टू ऐड वैल्यू टू द सोसाइटी, टू डू सर्विस टू द नेशन। आप एक अच्छा काम शुरू करिए, एक अच्छा काम करिए, इंटेंट अच्छा रखिए, अच्छे इंसान बनिए तो आप कर सकते हैं। और मेरे बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स और कॉजेज भी चलते रहते हैं, सो उनके लिए भी समय नहीं मिल पा रहा था एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि वर्दी में रहते हुए थोड़े ऑब्जेक्शंस भी थे लोगों को, तो जैसे मैं एनिमल वेलफेयर वगैरह करती हूँ, तो फिर मैंने कहा ठीक है तो फिर निकलते हैं, पूरी तरह से इसी में लग जाते हैं। सो फिर इसीलिए ये हमें कैप्टन सुनैना ने
याशिका मैम ने और सबने ये बात बार बार दोहराई है, तो विच कंफर्म्स इट कि देश को सर्व करने के और भी बहुत तरीके हैं। हम भी उसी में कोशिश कर रहे हैं, छोटी सी कि एक सिविक सेंस, एक लोगों तक जानकारी पहुंचा सके, उनको एक रिफॉर्म की तरफ उनकी नॉलेज को बढ़ा सके आपके जरिए और अपने गेस्ट के जरिए, उनके लिए रास्ते खोल सकें, उनको समझा सके कि यार इफ वी रियली वांट टू ग्रो तो वी हैव टू ग्रो एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी। हम लोगों को मिलजुल के करना पड़ेगा एंड वी हैव टू कीप आवर कंट्री at level 1. We can't keep ourselves on the top and we have to keep the country. सेल्फिश होके तो नहीं हो सकता है, बिकॉज देखिए ना, अब हर कोई, कितने सारे बच्चे जो यूनिफॉर्म में आना चाहते हैं, सब नहीं आ पाते। अब जो नहीं आ पाता है, अब क्या वो अपने देश भाव नहीं रख रहा है? बिल्कुल रख रहा है। हाँ, तो हमें उस बात को ध्यान देने की बहुत जरूरत है, उस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं बहुत सारे बच्चे जो मुझसे गाइडेंस लेते हैं आज के डेट में, अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सिर्फ लड़कियां हैं, तो उनको मैं मैसेजेस डालती रहती हूँ। उसमें से कुछ है जो शादी कर चुकी हैं, बच्चे हो चुके हैं। अब नाउ शी इज सेइंग कि मैम मैं टेरिटोरियल आर्मी, मैंने कहा हाँ तुम करो, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे करना है। सो शी वाज लाइक मैम मुझे इतना पता है कि टेरिटोरियल आर्मी में मैं जा सकती हूँ। मैंने कहा हाँ, बोलते मैम आगे नहीं पता। मैंने कहा ठीक है, आपको गाइड करते, हम बताते। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब बोलते हैं कि मैम, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक मैसेज जिससे मैं बात कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, उसका मैसेज ये था कि मैम मैं अभी SSB की तैयारी कर रहा हूँ एंड मेरे से पहले कुछ मेरे साथी SSB की दे के आए हैं, वो नहीं हुए रिकमेंड। तो मैंने कहा अच्छा तो आगे? तो बोलता मैम वो इतने डिजर्विंग थे तो वो ही नहीं हुआ तो मेरा क्या? मैंने कहा पहली बात, वो डिजर्विंग है ये किसने डिसाइड किया? तुमने खुद। आपने डिसाइड किया। मैंने कहा उस बोर्ड ने बोल दिया कि नहीं बेटा आप अभी इतने डिजर्विंग नहीं हो, अभी आप दोबारा आइए। तो मैंने कहा आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो बंदा डिजर्विंग? वहां पे एक बोर्ड बैठा है, बिल्कुल वो बोर्ड डिसाइड करेगा। मैंने कहा तो ये सोच अपने दिमाग में नहीं लाना है आपने। सो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको गाइडेंस नहीं है, जिनको एक पाथ पता है लेकिन उस पाथ पे चलने से डरते हैं। ठीक है, किसी को तो पाथ ही नहीं पता है। तो अभी मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि जितने जो मेरे पास आते हैं, जिनको मैं अपनी तरफ से हेल्प कर सकती हूँ, जो मैं समझा सकती हूँ, जो मैं गाइड कर सकती हूँ, बाकी डेस्टिनी तो देखिए बहुत काम करती है, बट मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ और मैं उनको बोलती हूँ मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ तो आपने मेरे उसका डबल बेस्ट देना। तो मैम आप डबल ट्रिपल सर्व कर रहे हो अब छोड़ने के बाद। आप उधर सर को सपोर्ट कर रहे हो, आप बाकी सोशल कॉजेस को कर रहे हो विच आर अगेन इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री, एंड आप बाकी लोगों को गाइड कर रहे हो, आप मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर रहे हो। तो यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स जो शायद आप सर्विस आपने किया, ऑफ कोर्स दैट इज इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, पर अगर आपने उससे बैकअप मतलब आपने डिसीजन लिया रिटायर होने का, तो आप मल्टीपल एस्पेक्ट में जाके सर्व कर रहे हो। और मुझे लगता है कि ये जो मैं आज कर पा रही हूँ उसके लिए मेरी आई थैंक माई सर्विस ओनली फॉर इट, राइट। अदरवाइज कैसे होगा? मतलब अगर कोई मुझसे आज के डेट में, अगर मैं सिविलियन होती, मैं किसी को क्या SSB के बारे में बताती? बिल्कुल। जैसे एक लड़की थी, उसने शी वांट्स टू जॉइन आर्मी बट उसको एपिलेप्सी है, बट शी इज MSc बायोकेमिस्ट्री। तो मैंने उसको बताया कि बेटा आपका तो नहीं हो सकता बिकॉज आपको एपिलेप्सी है, एंड आई गाइडेड हर टू जॉइन फाइंड CFTRI, हमारा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैंने कहा आप उसमें ट्राई करिए, इट्स इन मैसूर, वी डू वर्क फॉर आर्मी, और उसकी पोस्टिंग्स भी होती है फूड लेबोरेटरीज में विच इज अक्रॉस इंडिया, है ना, एंड विच इज अक्रॉस इंडिया एंड विच हैज आर्मी पर्सनल आल्सो वर्किंग फॉर इट इन ऑल रैंक्स। तो मैंने कहा यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट। सो यही है। एंड मुझे लगता है कि मुझे सब जैसे CFTRI है मैसूर में, मुझे उसकी जानकारी कैसे हुई? आर्मी की वजह से हुई। सो व्हाटएवर आई हैव गेन्ड फ्रॉम माय सर्विस, मेरी बस यही कोशिश है कि वो मैं सोसाइटी में उसको मैं प्रोलिफरेट कर सकूं, मैं डाल सकूं कि ये है, ये हम कर सकते हैं और कहाँ तक हम जा सकते हैं। Absolutely, मैम, that's amazing. मैम, अगर कोई लड़कियां जाना चाहती है आर्मी में, उनके सवाल हों, तो क्या वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई वेलकम देम विद ओपन आर्म्स कि आओ पूछो। एंड आई एम सरप्राइज्ड, लाइक मैं जवाब देती हूँ लोगों को, लाइक इंस्टाग्राम पे आते हैं तो जैसे कि मैम आपने जवाब दे दिया, दे आर सरप्राइज्ड, थैंक यू सो मच। मैंने कहा भाई it's a social media platform, right. I'm here for a reason, I am trying to spread awareness, so if in case I'm replying to you, you have questioned me, I feel कि मैं लकी हूँ कि आप मुझे उतना वर्दी समझते हो कि आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हो, आप मुझ पे इतना भरोसा कर रहे हो कि मैं आपको सही जवाब दूंगी। तो obviously anybody and everybody can come and ask me for any kind of help and guidance.
तो वी विल पुट इन द डिटेल्स हाँ जी हाउ दे कैन कांटेक्ट यू वाया जी सोशल या जो भी होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम डिटेल्स डाल देंगे जी ताकि जिनके कोई सवाल हो तो आप उनको एड्रेस कर सकें and बिल्कुल maybe they choose the right path forward. बिल्कुल बिल्कुल Moving ahead, ma'am, what are the key lessons from the Indian Army? की लेसन्स इसको समराइज करना थोड़ा मुश्किल हो I जाएगा understand, मैम मुश्किल तो होगा, है ना but So, अगर कुछ you may miss some, but still कोई 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो आपको समझ में आ रहे हो कि which Indian Army से जो आपने सर्विस करके आपने निकाला. सी सो इंडियन आर्मी का स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेनिंग टू माय सर्विस टू माय रिटायरमेंट जो भी है, और जो मैं अपने हस्बैंड को भी हस्बैंड को देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो पोस्टमैन हैं जो अभी भी सर्व कर रहे हैं, मेरे जूनियर्स मेरे सीनियर्स जिनके साथ भी मैंने देखा हुआ है मैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेनिंग डेज टिल द लास्ट डे इन योर यूनिफॉर्म, देखिए एक अलग तरह का बैटल है, कभी वो मेंटल है कभी वो फिजिकल है, बट वो है. एंड द फैक्ट व्हाट इंडियन आर्मी, जो मुझे लगता है जो आर्मी ने मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया है, when I reached the training ground for the first day till the time I was working and everything, कि उसने मुझे सिखाया कि मेरी लिमिट्स कहाँ हैं. और लिमिट्स तो आपको सिखाया है, हर कोई सिखाता है, बट उस लिमिट्स को कैसे तोड़ना है और उससे आगे कैसे बढ़ना है, दैट इज माई बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम इंडियन आर्मी. पुशिंग योर बाउंड्रीज. बिल्कुल, बिकॉज आप देखिए ना, आपको जब ट्रेनिंग आपने सुनी होगी इंडियन आर्मी की, बहुत बहुत ज्यादा टफ होती है. जी बिल्कुल. समय नहीं मिलता आपको समझ नहीं आ रहा आपके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. और मुझे हमें तब लगता है जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या इसका मतलब होता है. बट जैसे जैसे आप सर्विस में बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आप पीछे मुड़ के आप उसका आप उसको क्या बोलते हो, उसको सोचते हो, उसको एक्सप्लोर करते हो कि रीजंस को, तो आपको रियलाइज होता है कि क्यों, क्योंकि आपको वो इतने बुरे समय से निकाल चुका होता है. ठीक है कि आपके पास बिल्कुल हिम्मत नहीं है, लेकिन आप आए हो और रात को आप बैठ के अपना जूता ब्रश कर रहे हो, ठीक है, फिर आप अपनी यूनिफॉर्म बना रहे हो, तो सुबह ड्रिल में जाना है, आप थक चुके हो, आपकी बॉडी तो क्या, आपकी आत्मा भी थक चुकी है, लेकिन आप उठते हो कि नहीं मैंने करना है. तो जब आप सोचते हो ना, सर्विस में भी ऐसे मौके आते हैं कि यार टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, फिर आप वापस उसी वक्त पे जाते हो और आप सोचते हो जब मैं वो कर सकती थी, मैं वहां से निकल चुकी हूँ, तो ये मेरे लिए कुछ नहीं. सो मैंने अपनी हद देखी, हद मुझे सिखाई है, और उस हद को कैसे पार करना है वो मुझे आर्मी ने सिखाया. एंड आई थिंक मैं ये लिख के दे सकती हूँ पत्थर पे कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपको ये नहीं सिखा सकती है. Amazing. I agree with you on that, ma'am, 100%. That's why I always give a shout out कि किसी तरीके से I think you'll also agree, 1 साल की आर्मी ट्रेनिंग मैंडेटरी कर देनी चाहिए 12th के बाद या किसी भी टाइम पीरियड पे. हर व्यक्ति को हमारे तैयार रहना चाहिए, बिकॉज इट विल डिसिप्लिन अस, इट विल अगेन हेल्प अस टू ब्रेक आवर ओन लिमिट्स एंड वी प्रोबेबली मे रीच डिफरेंट पाथ्स इन आवर लाइफ. चाहे जरूरी नहीं आर्मी सर्विस करें, बट इन ऑल अगर हमें सिविक सेंस बढ़ानी है, जागरूकता बढ़ानी है, देश को प्राथमिकता देनी है माइंडसेट में हम जनता के, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम लोग उस चीज में आए. बिकॉज व्हाट यू टोल्ड मी, ऐसा लग रहा है यार मैं भी कर लेता हूँ उस चीज के अंदर, मेरे को भी जाना चाहिए था. आई डिड ट्राई इट, मतलब ऐसा स्पेसिफिकली सोचा था, पर फिर यही आर्मी ट्रेनिंग में अपने से नहीं हो पाएगा शायद वो चीज. बट क्या पता कोशिश की होती हो भी जाता. हाँ मैंने पुलिस सर्विसेज के लिए भी ट्राई किया था, तो उसमें कुछ हेल्थ रिलेटेड एक इशू आ गया था, तो मैं कहा जब पुलिस में नहीं हो रहा तो आर्मी में तो भूल ही जाइए. Any which ways, ma'am, thank you so much. Thank you so much. We are at the end of this talk today. Any message that you would like to give to our viewers? Message to viewers. Okay, so आजकल तो वैसे मैसेज क्या दूं, मुझे तो पहले तो सोचना पड़ेगा, बट फिर भी आजकल सब कुछ अवेलेबल है, गूगल पे भी है, चैट जीपीटी पे है, तो पता नहीं मेरी बातें लोगों को कहाँ तक समझ में आएंगी, या समझ में भी आ गई तो कहाँ तक उसको अपने जीवन में पालन करेंगे. बट एक चीज़ कहना चाहूँगी, आजकल सब कुछ बहुत आसान हो गया, सरल हो गया है. ब्लिंकिट, जोमेटो, अमेजन, आप एक बटन दबाते हैं और सब कुछ आपके पास आ जाता है. आपको 5 मिनट में चाहिए, 1 दिन में चाहिए, सब अवेलेबल है. बट जीवन में ऐसा नहीं है, जीवन बटन पे नहीं चलता है. सो जीवन किस पे चलता है? जीवन चलता है हार्ड वर्क पे. तो मेहनत तो करनी पड़ेगी. एंड इंस्टेंट का ज़माना है, हर चीज़ बन जाती है, कॉफ़ी भी बन जाती है, मैगी भी बन जाती है, खाना भी बन जाता है, पोहा भी आजकल इंस्टेंट बन जाता है. बट जीवन ऐसे नहीं बनता है. जीवन में मेहनत करनी पड़ती है, जीवन में काम करना पड़ता है, और शायद वो मेहनत उसी समय नहीं रंग लाएगी,
समय लगेगा उस चीज़ को। जैसे घर भी बनता है तो पहले फाउंडेशन होती है, और ईंट लग लग के घर बनता है, समय लगता है घर बनने में। तो शायद आपको आज नहीं लगता होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है, बट अपने आप पे विश्वास मत छोड़ो, अपने मेहनत पे विश्वास रखो और काम करते रहो, और एक दिन देखना सफलता जो आप तक पहुंचनी है वो पक्का पहुंचेगी। Amazing, ma'am. Amazing. Thank you so much. थैंक यू सो मच हिमांशु On जी। that note, we end our podcast for today. We डेफिनेटली। hope के ऑडियंस को, जनता को समझ में आएंगी, बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने एंड में बोला कि हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। देयर इज नो अदर ऑप्शन टू हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।